अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़ का एक खुसूसी प्रोग्राम। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा हुकूमत की बात करें और उनको दरपेश चैलेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बात होती है या सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत ही है। माशी मामलात में किस तरह से इस्तेहकाम आएगा, जो खराबियाँ हैं क्या वो आइडेंटिफाई अभी तक हो गई हैं, आइडेंटिफाई हुई हैं तो रोड मैप क्या कोई वजह कर लिया गया है कि किस तरीके से डील करना है, और अगर ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इनको हम ना फेस कर सके या ना हैंडल कर सके तो क्या सूरत हाल खुदा ना खास्ता हो सकती है। इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं मईशत के इशूज़ के हवाले से तो एक बहुत ही अहम दौरा जो अभी रिसेंटली हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीन के दौरे पर थे, और हम वैसे भी जानते हैं कि चाइना का दौरा हमारे लिए अहमियत का हामिल होता है और उसको बहुत ज़्यादा मईशत और माशी जो हमारे मसाइल हैं उनके साथ भी जोड़ा जा रहा था। तो क्या क्या अचीवमेंट्स हुई इस दौरे से, उन पर भी कोशिश करेंगे कि उसी से आगाज़ करें गुफ्तगू का। हमें जो है खुसूसी तौर पर अपने बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल से वक्त दिया है वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कह दिया, आपका बहुत ज़्यादा जो है वो हेक्टिक स्केड्यूल है, लेकिन आपने जो है यू ऑलवेज वेरी काइंड। सर, मैं सबसे पहले इसी से आगाज़ कर लेती हूँ, चाइना से, क्योंकि एक तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही थी इस दौरे को। जो कुछ चीज़ें होती हैं ना जब आप किसी दोस्त मुल्क जाते हैं, जो माइंड में होती हैं कि हमने ये अचीव करके आना है, क्या हम कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल दौरा आप लोग करके आए हैं? आपके नाक़िदीन ये कह रहे हैं आप खाली हाथ आ रहे हैं। ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि ताकि आप ज़रा उसको कंपेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्राइम मिनिस्टर का बड़ा कामयाब दौरा था, और चीन हमारा बड़ा एक हिस्टोरिकली बहुत ही करीबी दोस्त और मुश्किल वक्त में काम आने वाला उनकी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है। तो चीन के आपको याद होगा कि पिछली जो 4-5 साल पिछली हुकूमत में गुज़रे, 4 साल करीबन हुकूमत और 1 साल उससे पहले, तो ये एक एरेटिक फेज़ था और चीन को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया। आपको याद होगा 2014 में भी एक धरना था, चीनी सदर जो है वो फिर 1 साल आ नहीं सके। फिर जो पिछली जो टेन्योर था पीटीआई का, उस वक्त अपोजिशन में उन्होंने बहुत एलिगेशंस लगाई कि सीपैक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन्स हैं। हालांकि वो टोटल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट थी 34 बिलियन आउट ऑफ 46 बिलियन, और बाकी जो था वो उन्होंने कहा जब बड़ा महंगा लोन है 8% पे, सारे झूठ के बुनियाद पे वो एक कैंपेन की गई। तो फिर वो हुकूमत आ गई, जो पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ कहती थी, तो कोई अच्छी नहीं थी, जो एक तारीख में जैसे होना चाहिए, जैसे इतना डेप्थ आयरन ब्रदर्स कहते हैं जी हिमालय से ऊंचा और समुद्रों से अरेबियन सी से गहरा ये दोस्ती है। तो वो उसमें बहुत एक गैप आया था, एक कोल्ड शोल्डर कह लें। वो एक बड़ा कामयाब दौरा उस लिहाज से भी है कि वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारा दोबारा चीन के साथ एक जो डिप्लोमेटिक जो रिश्ता है। आप लोगों ने कोई तनाव महसूस किया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस जो आपने बैकग्राउंड अभी सेट किया? अभी नहीं किया, जाने से पहले था। वो सबको पता था, क्योंकि वो कोई भी सीपैक भी करीबन फ्रोजन था, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं थी, उसमें एक्सटेंशन नहीं थी। तो इस दौरे में हमने देखा कि वो जो वार्मथ और गर्म जोशी है वापस आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अपने रफ़का के साथ जो वज़रा है, उसमें मैं भी शामिल था, उनकी सदर चीन से मुलाकात हुई बड़ी तफसील के साथ, बड़ी फ्रैंक माहौल में हुई। उनकी वज़ीर आज़म जो चीन के हैं उनके साथ, हालांकि वहाँ कोविड की बड़ी स्ट्रिक्ट अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, और उस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद मेरा ख्याल है कि हार्डली वो पिछले 1.5-2 साल में किसी को मिले हैं या कहीं गए हैं एक दो जगह। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इंटरनेशनल विजिट्स जो हुए हैं चाइना के आफ्टर। इसी तरह ही है। तो वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई कामयाब दौरा था। मसलन आपका ML1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे है, ये ओरिजिनल सीपैक में मौजूद था, लेकिन इस पर किसी ने 4 साल तवज्जो नहीं दी, और वो हम देख रहे हैं कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ML11 कराची से पेशावर, वो इमीडिएट मांगता है कि उसको अपग्रेड किया जाए। उस पर उन्होंने बड़ी अपनी पॉजिटिव उनके सारे यानी उनकी थी रद्द अमल। इसी तरह कराची का कराची सर्कुलर रेलवे जो है, जो कि पंजाब में ऑरेंज लाइन लाहौर की तरह समझें कि कराची में 2-2.5 करोड़ की आबादी है, और फिर वहाँ जो लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के मामलात मुश्किलात हैं, उसके लिए वो मंसूबा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव हमारे साथ ताउन किया। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में चीन आपका एक ऐसा दोस्त है जिसने आपको स्टेट टू स्टेट
काफ़ी हद तक इमदाद की है माजी में। उनका एक स्वैप एग्रीमेंट भी है, सबको पता है कि वो करीबन 30 बिलियन RMB जो कि 4 बिलियन से ज़्यादा है, उनका एक कंट्री टू कंट्री जो है सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक डिपॉजिट भी है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि यानी उनकी जो सिंसियरिटी या उनकी जो पाकिस्तान के लिए उनका जो फीलिंग है और जो पाकिस्तान के लिए जो इम्पोर्टेंस देते हैं, ये उस वजह से हुआ सारा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें जो है वो तो इट वाज अ सक्सेसफुल, जी अल्लाह के फजल से ये सक्सेसफुल है। बाकी आपने कहा ना नाकदीन कहते हैं कि नाकाम है, वो तो हर चीज़ को नाकाम कहेंगे ना। वो प्रॉब्ली देखिए ना, हमारा एक मसला जो ये बैरून इंटरनेशनल डेट का जो एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा हर चीज़ को उसी के साथ जोड़ा जाता है। और इसमें भी यही कहा जा रहा था कि शायद हम कुछ कर्जों में कुछ लीनियंस या कोई रियायत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाइम फ्रेम के अंदर कोई लीनियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस इशू पर कोई बात हुई है या कोई इस पे कोई ब्रेक थ्रू है? उसमें दो चीज़ें थी। नाकदीन को ज़रा शर्म आनी चाहिए कि उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि उन्होंने कर्ज़ों को ही बुनियाद बनाया 2018 से पहले और क्रिटिसाइज किया, कैंपेन किया, बल्कि यहाँ तक वो उसमें मेंटली ऑब्सेस थे कि हुकूमत में आने के बाद भी उसी को प्रचार करते रहे। जा रहे हैं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, मिडल ईस्ट में, और जाके वहाँ कह रहे हैं कि हम एक डेट ट्रैप कंट्री हैं, और जाके वहाँ कह रहे हैं कि जी हमारे जो कर्जे हैं वो 30,000 अरब से तजावज़ कर गए हैं, हम पे नहीं करने के काबिल। और आप खिताब किसको कर रहे हैं? पोटेंशियल सरमायाकारों को। और फिर साथ कहते हैं कि मुल्क में करप्शन बहुत है। तो मेरा ख्याल है कोई सिरफरा ही होगा जो बिल्कुल जिसकी कोई इम्बैलेंस सोच हो या बहुत ही ओवर कमिटेड हो कि वो फिर आगे सरमायाकारी करेगा। तो ये तो उनका हाल था। अब उसकी हकीकत भी देख लें कि 75 साल में जब आप बाइफरकेट करते हैं तो करीबन 71 साल में जो कर्जे थे पाकिस्तान के वो ज़रा नीचे राउंड ऑफ करके 25,000 अरब के थे। पब्लिक डेट वो होता है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, और उसकी जब रीपेमेंट आई और वो आया स्टेट बैंक के अंदर, और जब रीपेमेंट आएगी तो हुकूमत पाकिस्तान वजारत ख़जाना ऑथोराइज करेगी कि इसकी रीपेमेंट करे और स्टेट बैंक रीपेमेंट करेगा। इसको कहते हैं प्योर पब्लिक डेट। पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी चूँकि हायर फिगर था, वो इनको ज़्यादा शौक था इमरान खान को हर जगह पे जाके पाकिस्तान को बदनाम करने का। वो था 29,000 को 850 के करीब, कह लें कि राउंडेड ऑफ 30,000। तो 25,000 की फिगर नहीं कहते थे, 30,000 की कहते। अब इनकी परफॉर्मेंस देख लें, अगर इतनी बुरी चीज़, और इन्होंने आवाम से वादा किया अगर आप मुझे इलेक्ट करेंगे मैं 10,000 अरब अपने दौरे हुकूमत में इसको कम करूँगा, ठीक है जी। अब 25,000 ना तो अपना 15,000 पे आया, ना 30,000 20,000 पे फिगर आया। तो 25,000 जो है वो 44,000 क्रॉस कर गया। 19,000 अरब सिर्फ 4.25 साल में, और जो 30,000 है वो 54,000 क्रॉस कर गया। उधर 19,000 का इजाफा, उधर 24,000। जिधर से आप कंपेयर करें तो उनकी असलियत जो है वो सामने आ जाती है। अभी भी वो बात कर रहे हैं कर्जों की, ये वही कर्जे हैं। उससे पहले कर्जे मैनेजेबल थे। कर्जों का जो पाकिस्तान डेट सर्विसिंग करता था साल की, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, वो 2,000 अरब के करीब थी सालाना। इन्होंने जो छोड़ा है वो 4,000 अरब पे डबल करके गए हैं। तो इसमें आप चूंकि हम एक बजट डेफिसिट कंट्री हैं, तो हमें तो कर्जों को डेट सर्विसिंग के लिए भी वर्चुअली उधार लेने वाली बात आ जाती है। तो ये बदकिस्मती है कि आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत, महंगाई देख लें, रुपए की बेकदरी देख लें, आप छड़ा सूद देख लें जिससे बिजनेस चलते हैं, सब कुछ होता है। मैं मार्कअप का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, उस लफ्ज़ को अवॉइड करता हूँ। वो कोई चीज़ भी देख लें कि महंगाई 2% थी, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 4% जनरल, वो ये ले गए डबल डिजिट के ऊपर, और वो उधर छोड़ के गए। इनकी जो GDP ग्रोथ थी वो आपको याद है सेकंड ईयर में नेगेटिव पे चले गई है। पहले उन्होंने कहा 0.6 पर 1% इन्होंने कहा। अगर आप इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, वो पाकिस्तान जो करीबन 6.3% 2018 में जिसने GDP ग्रोथ दी, जिससे आपकी मुल्क की तरक्की का पहिया चलता है, आपकी रोज़गार के मौके निकलते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको वसाइल मिलते हैं, उसमें यानी वो मेन इंडिकेटर आपका GDP, उसकी इन्होंने पहले तबाही की। करीबन ऑलमोस्ट 50 अरब से ज़्यादा उसमें कमी लाए। हमने उस वक्त आपको क्रिटिसाइज करते थे, जी उस नंबर के हमने जो इंक्रीज की उसमें कमी लाए, और फिर दोबारा उसको रीबेस किया, और उसमें दोबारा अपनी आगे छोड़ के गए। तो बात यह जी कि आप कोई भी इनका को कंपेयर करेंगे ना इंडिकेटर,
रुपए जो हमने 115 पे छोड़ा वो इन्होंने जाके कहीं 200 के करीब छोड़ा। वो तो काबू में ही नहीं आ रहा था, वो तो अभी अच्छा ये पॉइंट वाइज इन पर बात करते हैं, लेकिन एक जेनेरिक कमेंट पहले आपसे करवा लूं कि अभी आपने आके यहाँ पे मामलात को देखा है, इनकॉम्पिटेंस है, समझ नहीं सके आपका एनालिसिस क्या है कि ये सारा कुछ इतना आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स गिनवाते हैं, वो कहते हैं जी कोविड आ गया, एक इंटरनेशनल एक क्राइसिस था, हम भी उसी का हिस्सा थे। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पर्सनल नहीं हूँ, लेकिन अपना इनकॉम्पिटेंस इन बेइंतहा, मिस गवर्नेंस बेइंतहा। किसने कहा था चीनी के आप स्कैंडल करें? अरबों के स्कैंडल किए गए हैं और कोई किसी की कोई पूछगिछ नहीं हुई। आप चीनी का 10 लाख का एकदम से इजाज़त दे रहे हैं, ना आप उसके स्टॉक्स चेक कर रहे हैं, ना आप अपने लोगों को नवाजने के लिए जो आपकी ATM मशीन थी उनको आपने नवाजने के लिए एक परमिशन दे दी। और चीनी देखते देखते हमने भी चीनी की एक्सपोर्ट इजाज़त दे दी 6 लाख टन के करीब, लेकिन हमारा तो 1 रुपया कीमत नहीं पड़ी। हमने कंडीशन लगाई थी, पहले चेक किया स्टॉक्स है कि नहीं है। अभी भी हमारे पास 2-3 दफ़ा इन चंद, जब से मैं आया हूँ परमिशन यानी के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, हमें इजाज़त दें 7 लाख टन की। हम उसके स्टॉक्स जब तक वेरीफाई नहीं होंगे कि वाकई सरप्लस हैं, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम इजाज़त नहीं देंगे। अगर इजाज़त भी देंगे, जब मांझी में दी तो 20 मिनट में देंगे, जो पहले एलसी है पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मेरे उसको इजाज़त। उसके साथ ये कंडीशन हमारी होती थी कि अगर मुल्क में चीनी की डोमेस्टिक कीमत बढ़ी तो कैंसिल कर देंगे आपकी परमिशन। तो इन्होंने तो परवाह ही नहीं की। तो मेरा मतलब है कि आप किसी भी एंगल से देख लें, अच्छा वो उसका रिफ्लेक्शन है कि आपने कोविड से पहले बिल्कुल एक्सक्यूज़ है। मैं कोविड से पहले मेरे इंटरव्यू मौजूद है, इन्होंने मेरे 7वें इंटरव्यू में मुझे लाइव हो रहा था, इन्होंने मुझे ऑफ एयर करवाया क्योंकि ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक पॉजिटिव तनकीद या सजेशन सुनने के लिए इनका तैयार नहीं था। मैं उसका हल निकाला कि मैं यूट्यूब में इंटरव्यू देता था, अपना फिर मैं आर्टिकल्स लिखता था मुख्तलिफ अखबारों में और इस तरह। बात यह है जी कि मुल्क है, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। 1 साल इन्होंने लगा दिया ये फैसला करते हो कि हमने IMF में जाना कि नहीं जाना। अब पता है कि जी आप अगर IMF जाना तो चले जाएं। हम 5 दिन में IMF चले गए जब आए थे हम। वो एक स्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं ढूंढ सके अपनी पूरी दौरे हुकूमत में। तो अल्लाह को पता है जी कौन कितना है, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस वाइज योर कमेंट इज एब्सोल्युटली राइट कि जी उन्होंने 4 तजर्बे किए और उनमें से 2 तजर्बे ऐसे भी थे जो माजी में भी पीपल्स पार्टी ने भी किए थे और उन्होंने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, वो दोबारा उन्हीं को ट्राई किया। तो ये हमारी कलेक्टिव अकल का ये हाल है कि वो ठीक है, 1 दफ़ा ट्राई किया, 2 दफ़ा, पर अगर नहीं कामयाब तो फिर उनके लिए कुछ और ढूंढे और काम दे दें। अच्छा, चाइना से पहले अभी आप अमेरिका गए, IMF और वो सारी एक अभी आप मुज़ाकरात करके आए। मैं सवाल एक पर्सपेक्टिव में ये पूछना चाह रही हूँ कि IMF के साथ एक तो पाकिस्तान का पहले भी कोई रिलेशनशिप 2 ट्रांच 3 ट्रांच कंट्री हमें कहा जाता था, यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने जाके एक प्रोग्राम पूरा किया। पहले हमने माजी में और 2016 में हम लोग जो है उससे सक्सेसफुली बाहर आए IMF प्रोग्राम से। लेकिन इस गवर्नमेंट ने पहले, पिछली गवर्नमेंट ने पहले तो जाते से पहले एक बहुत एक फिजा क्रिएट की कि जाना है कि नहीं जाना, कैंपेन में क्रिटिसाइज किया IMF प्रोग्राम को, फिर जब चले गए तो वायलेट किया उस एग्रीमेंट को, जिस तरीके से उनके साथ डील किया। अभी जब आप गए, मूड में, मिजाज में वहाँ पे आपने कोई फ़र्क महसूस किया? क्योंकि एक अपनी ज़ात के हवाले से भी कहिएगा, क्योंकि आप भी PDL का कोई कुछ किए बगैर 15 अक्टूबर को गए थे वहाँ पे। सो क्या वर दे अपसेट अबाउट दैट ऑल्सो? देखिए, मेरी तो हिस्ट्री है, मैं पिछले क्वार्टर ऑफ सेंचुरी 25 साल से डील कर रहा हूँ इनके साथ ओवरऑल। पहली दफ़ा फाइनेंस में 98 में बना था, 24 साल हो गए हैं। इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने मूड में कोई नहीं, मेरे तो बहुत रिसेप्टिव थे। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मौका था कि जहाँ दुनिया के तमाम मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर आए होते हैं, तो मुझे जो वार्म था वो मेरे डेलीगेशन ने देखी। मेरी नॉर्मली जो मेरे दूसरे साथी, मैं उनको भी साथी कह रहा हूँ, जो अपोजिशन में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जाते थे, उनकी मैक्सिमम 4 दिन का होता है सारा इवेंट। और समर अपना स्प्रिंग मीटिंग्स अप्रैल में और अक्टूबर में विंटर मीटिंग इसको कहते हैं, या एनुअल मीटिंग्स कहते हैं। तो हमारे उनके को 2 दर्जन होते हैं, यानी मैंडेटरी एंड बायलैटरल्स। मेरे जो अपना रिकॉर्ड था वो 44 का था। इस दफ़ा हमने 58 मीटिंग्स की हैं, इंक्लूडिंग 5 मीडिया इंटरेक्शंस। अच्छा। और उसमें ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, आपका AFP, अपना APP, जो अमेरिकन ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये हमारा जो था बहुत ही लोग रिसेप्टिव थे। अच्छा। पुराने लोग जो मिले हैं तो दे वर वेरी पॉजिटिव। अच्छा, उसकी भी वजह है, देखिए वो जिस हालत में छोड़ के गए थे वो तो वारंट करती थी कि पाकिस्तान को जो है वो रीशेड्यूलिंग के लिए जाए। आपने अपने पहले सवाल में भी कहा कि शायद कोई तखफीफ या कोई राइट ऑफ वगैरह के लिए।
दूसरा ये कि फिर डिफॉल्ट के करीब थे हम जब ये लोग छोड़ के गए हैं। मैंने आते ही 2-3 फैसले बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से किए हैं। एक ये कि मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना जी। हम रीशेड्यूलिंग के लिए नहीं जाएंगे, अल्लाह मालिक है, क्योंकि हमारे अगले साल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो करीबन $22 बिलियन की हमारी लायबिलिटीज ड्यू हो रही हैं और 12 बिलियन के करीब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड है। लेकिन ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है जो हमने पहले नहीं की। हमने जो 20, 16, 17 का हमारा साल था जब बिजनेस एज यूजुअल था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, पाकिस्तान की रेटिंग आसमान पे थी, रिजर्व जो है वो रिकॉर्ड थे आज तक नहीं टूट सके 23 बिलियन, रुपया स्टेबल था, जीडीपी ग्रो कर रही थी, लोएस्ट इन्फ्लेशन थी, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स थे। उस वक्त हमने जो यानी अपना एक यानी प्लान किया था वो और आज में फ़र्क है कि उस वक्त जो कुछ आपने बताया उसमें से अब कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो हमने उस साल 34 बिलियन से ज़्यादा हमने यानी जनरेट की फैसिलिटीज़। और अभी जो है आप वाली बात कि अभी वो चीज़ें नहीं है, वो गुडीज नहीं है, इंडिकेटर्स खराब हैं, घबराते हैं लोग बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने आके फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से उनके अप्रूवल से किया कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। ये अनाउंस हो चुका था, हम पेरिस क्लब को टैप करेंगे हाँ जी। क्योंकि उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होती है। मसलन आप एक बैंक में आप एक बिजनेस ले लें, वो है बैंक में जाता है अपना रीशेड्यूल करता है, तो मेरा ख्याल है दूसरे बैंक अजीब ही होंगे कि उसको फिर एंटरटेन करें, आओ आप हम तुम्हें और देते हैं। तो ये नॉर्मल हालात में ये कोई अरेंजमेंट इतने बड़े नहीं होते, ये हो जाते हैं, हमने करते रहे। आपने बहुत बड़ी अंडरटेकिंग नहीं ले ली अगेन गिवन द फैक्टर्स जो मिसिंग हैं जी इस वक्त। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जाना जी, सो इट्स अ वेरी मतलब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन वो मसला हल नहीं करता। अगर आप वहां से पेरिस क्लब के अपने लोन रीशेड्यूल करवा लेते हैं तो आपको सिर्फ अगले साल में कैश फ्लो की रिलीफ जो है वो $1.2 बिलियन मिलेगी। राइट, तो वो इट इज नॉट वर्थ कि जहां आपने 32+ बिलियन डॉलर्स के अरेंजमेंट्स करने हैं वहां आप $1.2 भी कर लेंगे। दूसरा, हमने बहुत ज्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन थी कि जी पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं, जो दिसंबर के शुरू में जो बॉन्ड पाकिस्तान का सुकूक का ड्यू है उसकी पाकिस्तान पेमेंट नहीं करेगा, कहेगा जी फोर्स मेजोर एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट 1 साल या 2 साल मांगेगा। हमने कहा हम वक्त पे पेमेंट करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये चीज़ें मुल्क की मुफाद में अगर आप फैसले ठीक नहीं करेंगे तो आपको मज़ीद कंपाउंड होगी आपकी प्रॉब्लम। तीसरी, हो सकता है IMF का प्रोग्राम मैं नेगोशिएट करता हूँ, तो मेरा अपना एक बैकग्राउंड है, मैं जिस तरह मैं करता, तो हम उसके बावजूद हमने वन एंड ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान ने उस वक्त किया जब हमारा प्रोग्राम 20, 13, 16 का। लेकिन मैंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जी चूँकि सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं PTI की गवर्नमेंट ने की हैं और हमारे ज़माने में कुछ उसको ठीक करने की हमने हम उसको भी पूरा करेंगे और ऑनर करेंगे। ये 3 चीज़ें की। मुझे कई हेड्स ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ने, मैं उसका नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये फैसले किए हैं, ये हम इतने खुश हैं कि ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छे फैसले आपने किए हैं। मुश्किल हैं, आपने बहुत बड़ा चैलेंज अपने ऊपर डाल लिया है कि आप ये काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के फ्यूचर डीलिंग से हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। ये मुझे एक मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है उसके हेड ने ये बात कही। और दूसरा उन्होंने कहा, वो ज़रा पता नहीं अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा जी हमें अब वी हैव कॉन्फिडेंस इन डीलिंग विद पाकिस्तान व्हाइल यू आर देयर। वो मेरे साथ डील किया हुआ उन्होंने, ठीक है, दे वर्कड विद यू ना, आपने एक पर्सनल रैपो। मैं तो वैसे वहाँ हूँ, मेरा कोड नेम वहाँ टफ नेगोशिएटर है, आज नहीं दहाइयों से है। हाँ। लेकिन देखिए अपने मुल्क के लिए करना है, लेकिन एक वक्त जो कर लिया, जो फैसला कर लिया, उस पर अमल दरामद भी हमारा फर्ज है। हाँ, वो नहीं है कि आप एग्रीमेंट करें और फिर उस पर बैकआउट करें। जैसे पिछली गवर्नमेंट ने ना सिर्फ अमल दरामद नहीं किया, जाते जाते वो क्या लैंड माइन बिछा दी कि ऊपर उल्टा डिटेक्शन करके चले गए। देखिए ना, आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, अब आपने मेरी PDL की बात की। हाँ, जी, क्योंकि आपने, और मेरा ख्याल है अभी फर्स्ट को भी कोई चेंज नहीं हुआ, उसको मेंटेन किया गया। मैं अर्ज करता हूँ उसमें ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो मेरे आने से पहले यूनाइटेड नेशन अपना जनरल असेंबली के साइड लाइन पे मीटिंग हुई IMF की MD से, तो उन्होंने उनको कहा कि हमारे मुल्क में फ्लड्स आए हैं, आप 3 महीने के लिए हमारी ये जो कंडीशनैलिटी उनको फ्रीज कर दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं मान दूँ, उन्होंने कहा जी मैं जाके अपनी कोलीग्स और अपने बोर्ड से बात करूँगी। लेकिन वो
हाँ नहीं आई, आपस की बात है, उन्होंने नहीं किया। मैंने उसको बेस बना के और मैंने ये फैसला किया कि अवाम को रिलीफ चाहिए, और बजाय मैं ₹2.62 या कुछ थे 62 या 68 पैसे वो दूँ, मैंने कहा नहीं, ये हमें पीडीएल की बजाय जब बात हो गई है तो मैंने वो अवाम को पास की, आज तक पास किए हुए हैं। जो रिडक्शन थी करीबन 12.5 के करीब दोनों थे, पेट्रोल डीजल, और कुछ 10.5 के करीब थे लाइट डीजल और केरोसिन ऑयल। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की कि इवन पीडीएल भी अगर हमने करना है, हमने बाय द वे लेटर पार्ट में पीडीएल फिर इम्पोज कर दिया। वो हम अपने जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट है जो माजी में हुई उसको पूरा किया, अक्टूबर की, नवंबर की भी पूरी की। तो इसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि कीमतें जो हैं आवाम को, अगर हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि उनके ऊपर मजीद बोझ ना डाला जाए और वो वहाँ कम रोका जाए। तो हमारे एक बड़ा क्लियर एक रोड मैप है, मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो कंपाउंड हो गई हैं फ्लड्स की वजह से। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितनी आवाम को जितनी को सहूलत मुहैया कर सके वो करें, अपने रुपए की कदर को जो है वो ठीक करें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, इसमें गैम्बलर्स हैं जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो हुंडीज ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए भी हम कुछ हमारी तदाबीर है। कुछ हमने खुद ही, इन्होंने कोई मार्केट्स ने बिहेव किया कि जो भी मैंने अपना पाकिस्तान आने के लिए जहाज़ में बैठा, खुद ही उन्होंने डिसिप्लिन किया और यानी करीबन 10% उन्होंने उसकी इम्प्रूवमेंट की, रुपए की कदर की। लेकिन मैं समझता आप वैसे जो आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इल्जाम लगाने वालों को इल्जाम मिला नहीं वैसे लगाने के लिए, क्योंकि अभी आप पहुंचे भी नहीं थे। जी और उसने एक सर्टेन तरीके से डॉलर ने बिहेव करना शुरू कर दिया और एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमने देखा कि वो आ गया। माजी में तो इल्जाम ये लगता था कि इसहाक डार कंट्रोल करते, $2 बिलियन जो है वो मार्केट में बेचता है, डाला है। भाई 42 महीने थे हुकूमत में, आपने नहीं डाले तो 42 टाइम्स 2 बिलियन अ मंथ, तो 84 बिलियन मुझे दिखाए ना, कहाँ बचत की आपकी। वो सारा झूठ है। तकरीबन जो हमने देखे मार्केट इंटरवेंशन, अभी इंडिया ने $100 बिलियन बेचा मार्केट अपनी करेंसी को बचाने के लिए। बांग्लादेश ने कई जो हेड्स ऑफ ट्रेड ये फारग किए, मेरा 98 का फार्मूला किया, कई एक्सचेंज कंपनी से खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। वो हमारा पहला सख्त तरीन था जब एडमिन धमाके हुए थे और पाबंदियां लगी थी, वो मेरी सबसे मुश्किल फेज थी। उस वक्त 69 पे चला गया, लेकिन क्लोजिंग आपको जो तारीख मिलेगी 67 की मिलेगी, मिड डे में 69, हम उससे 52 पे आए, करीबन 27% उसमें रीवैल्यूएशन हुई और पाकिस्तान रुपया मजबूत हुआ। 13-14 में आपको याद है कि 111 इंटरबैंक चला गया, 114 मार्केट चला गया। एक बहुत सियासतदान ने पिंडी के और कह दिया कि जी अगर ये 100 से नीचे आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा असेंबली से। आजकल भी सियासत अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वो उनका अपना जो है मॉरल कि जी वो आपने अवाम से वादा कुछ किया था, आपने आज तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो बस ये मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें जो करने वाली हैं। और काश के जब हम कहते थे 2013 में 14 में जब बजट पेश करते थे, खुदा के लिए आओ चार्ट ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, अवाम को गवाह बना के एक दस्तावेज़ बन जाए कि जी ये कम वक्त में जो भी सियासत में आएगा, ये जो हमारा मुआशी रोड मैप है उस पर सियासत नहीं होगी। हाँ। ये तो होना चाहिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी डॉलर के ऊपर बात हो ही गई है और आपने वैसे एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन पीएमएलएन को फिर भी ये क्रिटिसिज्म हमेशा फेस करना पड़ता है, और जब आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तभी करना पड़ता है कि आप कंट्रोल करने पे बिलीव करते हैं मार्केट को, आप फ्री जो मार्केट फोर्सेज हैं उन पे बिलीव नहीं करते। इज दिस ट्रू? नहीं, एज अ पॉलिसी आप डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म नहीं, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म जो है ना, वो क्या इंडिया में डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म नहीं चल रहा? क्या बांग्लादेश में नहीं चल रहा? बाय द वे ये शायद आपके व्यूअर्स के लिए न्यूज़ हो, आई एम द वन जिसने मार्केट बेस किया था पहली दफा फरवरी 1999। आपके ऊपर ये क्रिटिसिज्म हमेशा लोग करते रहे कि शायद आप नहीं करते, मैं मार्केट बेस मैंने किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं हैंडफुल, वो पाकिस्तान की करेंसी को होस्टेज बना ले अपने चंद करोड़ बनाने के लिए या अपने चंद अरब बनाने के लिए पाकिस्तान को खरबों का मकरूज कर दे। यानी आपके पिछली गवर्नमेंट के दौरान 4000 अरब एवरेज 200 अपना 20 भी अगर लगाएं, ये 200 लगाएं तो $20 बिलियन, 220 लगाएं तो $18 बिलियन। वो नुकसान आपने किया, आपने कर्जे बढ़ा लिए $1 रुपया दिए बगैर। लेकिन आपने जो मेन वजह क्या होती है, वो कहते हैं जी आपकी करेंसी अगर मार्केट बेस और आपकी करेंसी डिवैल्यू करे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती है। मैं इनसे पूछता रहा कि पहले बजाओ मुझे 3 साल में कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी? सिर्फ $800 मिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। और ये जो यानी लास्ट ईयर में जो बढ़ी हैं, उसके लिए जैसे हमने एक पैकेज दिया था, इन्होंने 400 अरब
का इन्होंने एक अपनी मॉडर्नाइजेशन और इक्विपमेंट को और सारा वो एक बड़ा सॉफ्ट लोन दिया 1% के ऊपर, उससे करीबन 4-5 बिलियन डॉलर की आखिरी साल में एक्सपोर्ट बढ़ी है, वरना स्टैग्नेंट थी। जहां इन्होंने लिया था 800 मिलियन डॉलर और 20 बिलियन डॉलर के करीब नुकसान पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा जी। तो ये तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पर। अच्छा, लेकिन एक सवाल आपसे, अच्छा बाय द वे ये मैं आपको बता दूं और आपके व्यूअर्स को, इसका होता है, इसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और उसका एक बाकायदा साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, वो 200 से नीचे आज भी वैल्यू। मैं यही सवाल करने लगी थी कि आप अभी भी बार बार कह रहे हैं कि ये इसकी असर ये भी और भी जाएगा। मैं अपनी ख्वाहिश नहीं कह रहा, या मैं अपनी विश लिस्ट नहीं कह रहा, मैं कैलकुलेटेड, और जिस पे स्टेट बैंक मुत्तफिक है कि ये मैं लंदन से कह रहा हूँ, ये नहीं, जब मेरी जिम्मेदारी नहीं भी मैंने अभी चौथी दफा ली थी, अब जो मैंने ली है इस दफा, उससे पहले कह रहा हूँ कि भाई ये इसका रेट ठीक नहीं है। कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चला जाना चाहिए? डोंट गिव अ सेट डेट, बट मतलब इंशाल्लाह बड़ी जल्दी है। मैं समझता हूँ कि मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था, तमाम अदारों को और जो मनी चेंज एक्सचेंज कंपनीज हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि ये सफ़र मुकम्मल करते, ये सफ़र मुकम्मल करना पड़ेगा उनको। मैं आई एम सॉरी, मैं अभी वेरी ब्लंट, ये मेरा मुल्क है, उनका भी मुल्क है, ये हम सबका फ़र्ज़ है, और मैं साबित कर सकता हूँ कि जी इसकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मार्केट बेस जो होना चाहिए वो नहीं है। उसमें एक स्पेकुलेटिव एंगल है, उसमें गैम्बलिंग एंगल है, और उसकी वजह मेन है कि आपके मुल्क से ये जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर्स वगैरह, ये स्मगल हो रहे हैं दूसरे जी, ये पड़ोसी मुल्क में भी जी मसला है, ये मामला ये ज्यादती है। तो उसको चेक करने के लिए सर कोई मैकेनिज्म? जी, उसका देखें, मेरा ख्याल था कि ये फोर्सेज जो है, ये मार्केट फोर्सेज, वो खुद ये इसका मुहासबा करेंगे, उनको करना चाहिए। मुहिब्बे वतनी ये डिमांड करती है, करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो हम जितने करेक्टिव एक्शन लेने होंगे लेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल लेंगे। मतलब आर यू विजिलेंटली वाचिंग इट? थोड़ा सा आईएमएफ पे कमिंग बैक टू आईएमएफ लिटिल, क्या दोबारा अभी कोई एक राउंड एक्सपेक्टेड है? ये कुछ खबर है कि शायद मे बी यू आर गोइंग अगेन फॉर अनदर राउंड ऑफ टॉक्स? नहीं, हमारी 9th रिव्यू पेंडिंग है, वो होना चाहिए। उन्होंने अभी हमें डेट नहीं दी, वो नवंबर की टेंटेटिव कह रहे हैं कि वो करेंगे। हमारा 9th रिव्यू इज इन ऑर्डर, वो होना चाहिए। इसको पिछली दफा की देखें, ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, ये 2019 में शुरू हुआ था और ये अभी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। ये 2-3 दफा सस्पेंड हुआ है, इसमें डिलेज आई हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि हाई टाइम कि उनको ये करना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि नवंबर की कोई इंडिकेशन है कि ये होगा। अच्छा, मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स इस रिव्यू से पहले की हैं कि शायद यू वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ अ मिनी बजट या कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे आप काम कर रहे हैं बिफोर यू गो बैक टू आईएमएफ, तो इज इट ट्रू? नहीं, आईएमएफ के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन नहीं, जो कुछ रिलीफ और कुछ मामलात हैं, मे बी शायद आप उनको वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए, कई चीजें हैं और वो अगर रिक्वायर करेंगी तो जरूर मिनी बजट को कंसिडर किया जा सकता है। 2 तरीके होते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें को जो रेगुलेटर कर सकता है, या जो सेंट्रल बैंक है, या ऐसी चीज़ें होती हैं आप फिजिकल अपनी एक टूल इस्तेमाल करते हैं। वो हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाइपलाइन में, ठीक है, तो मतलब वो उस पर एक्शन होगा, और वो पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम की यानी अमानत है कि वो एक्शन ऐसे होने चाहिए कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम जो भी होगा, जो जरूरतों को दुनिया करती है जी, मिनी बजट अगर लेकिन अभी कोई ऐसी बात है कि आईएमएफ की वजह से कोई मिनी बजट की बात नहीं हो रही, ठीक है। वो उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, जब हम आवाम के रिलीफ की बात करते हैं, आप बड़े क्लियर हैं इस बारे में, आपने बार बार कहा, ये पेट्रोलियम की प्राइसेस में भी आपने कहा कि ठीक है जो भी मामला है, लेकिन आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम पे बहुत बोझ है। वही मामला एनर्जी सेक्टर का भी है, और उसमें भी मेरा ख्याल है एक हर्डल आईएमएफ शायद होगा, क्योंकि जाहिर है सब्सिडाइज करना या इस तरह का कोई बात जो है वो प्रॉब्लली आपको उसी चैनल को सेटिस्फाई करते हुए करना होगा। तो उसके ऊपर आपने कोई वर्कआउट किया है? क्या आवाम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, एक तो हमारी अगर करेंसी इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होती है, मजबूत होती है, तो उसका तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा जनरेशन जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, एलएनजी वगैरह इम्पोर्टेड है, फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, उसका एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करती है। एक तो वो है, दूसरा उसकी जो प्राइस है वो एक तरफ ये डबल जेपटी है, एक तरफ रुपया जो है वो अपनी कदर खो गया जी, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्राइसेस आसमान पे चली गई, 120-130 तक गई, अभी भी 100 से ज़रा नीचे हैं, 90s में। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा रुपया जो है अपनी सही वैल्यू पे आ जाए तो उससे करीबन 20% का फ़र्क पड़ रहा है, 10% तो हो गया। यही वजह है कि हमने पिछले
दो जो अपनी दी हैं आपको ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, वो हमने उसको कोई इंक्रीज नहीं की। वो उसकी वजह यही है कि रुपया जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ है और उसकी वजह से 10% जो है वो हमें एक कुशन मिला है और हमने ना सिर्फ अपनी IMF की माजी की कंडीशनैलिटीज को पूरा किया बल्कि हमने अवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला। तो ये हमें कॉन्शियसली ये काम इसी रोड पे चलना पड़ा। इन्फ्लेशन में कमी आएगी इंशाल्लाह। देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपको कम होगी, ये जो रुपया अगर मजबूत होता है। अगर इंटरेस्ट प्राइसेस थोड़ी सी एडजस्ट हो, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल रिसेशन की भी बात हो रही है, जितनी इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ चुके हैं तो वो बात हो रही है कि ग्लोबल रिसेशन लाइकली है। अगर वो होता है तो वो जाहिर है कि किसी के लिए नहीं अच्छा नहीं होता, वो हमारी एक्सपोर्ट्स को भी खुदा न खास्ता अगर हमारा इंपोर्ट बिल जाता है। बाई द वे, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी आपकी एक्सपोर्ट जो है वो पहले 3-4 साल में नहीं बढ़ी थी, तो हमने 25 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स को पकड़ा था, 25 बिलियन पे छोड़ा है। नहीं, बीच में स्लाइड हुई थी, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड बदली थी दुनिया में। हमारा जो पेट्रोल और डीजल की इंपोर्ट का बिल था उसमें हमें इंपोर्ट्स में हमें सेविंग हुई, जो स्टेट इंपोर्ट्स थी, और एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बड़ी, क्वांटिटी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई, यूनिट वैल्यू नीचे चले गए दुनिया में रिसेशन की वजह से ना। वो मेन फैक्टर था। फिर वो हमने जब IMF को फारग हो गए तो फिर हमने, अगर आपको याद हो, 10 जनवरी 2017 को हमने एक एक्सपोर्टर को पैकेज दिया था और उनके जो इनपुट्स है उसके ऊपर जो ड्यूटी ड्रॉबैक थी वो 9 से 11 रुपये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में बनती थी, 9, किसी के 10, किसी 10.5, किसी 11। वो हमने एक पैकेज दिया 180 अरब रुपए का। ठीक है। वो उससे 12.7% एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी उस साल 17-18 फिजिकल ईयर में, और वो 25 पे ले गई थी। जहाँ से हमने पकड़ा था वहीं से छोड़ा था जी। इन्होंने 4 साल में उसको 400 बिलियन की एक स्पेशल पैकेज दिया, 400 बिलियन, और उसके बावजूद जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन इनकी करीबन 30 बिलियन के करीब इन्होंने छोड़ा। तो चले जितनी हो, जिस दिन हमने अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो उसको हमने इम्प्रूव कर लिया, लेट्स से कि अराउंड 12 से 15%, तो हमारी ये जो मुताजी है बाहर के मुल्कों के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। अगर हमारा रेवेन्यू 12-15% में चला जाए दूसरी तरफ, तो हमारा रुपए का डेफिसिट खत्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान के जो परपेचुअल 2 मसले हैं, वो है एक करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हम डॉलर तो प्रिंट कर नहीं सकते, तो वो भी हमारी मसला है, और एक बजट डेफिसिट। ये दोनों को हमें हैंडल करना चाहिए। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रही थी, वो देखने वाला है। वो सबसे ज़्यादा उससे हर्ट हूँ कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, सारी दुनिया तारीफें कर रही थी, हाईएस्ट रिजर्व, ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव, एंड लोग तारीफें कर रहे हैं। पहली दफ़ा दुनिया के जितने मेन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, ये अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबके सरबराहान पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। वो हमने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो 2017 से शुरू हुई। इस दफ़ा इस पोर्टफोलियो पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं, फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से अभी आपने बताया कि आप समझ रहे थे कि आप एक ऐसी इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं जो कि टेक ऑफ कर रही है, टू अ प्लेस जहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी सियासी जमात का सारा मुस्तकबिल भी शायद आपकी इन महदूद से 5-6-8-10 महीने की परफॉर्मेंस पर आके टिक गया। इस पॉइंट पर इकोनॉमी भी आ गई है, प्रेशर कैसा है आपकी ज़ात पर? अगर नॉर्मल हालात में बहुत लोग ये कहते थे कि जी आपको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा चैलेंज लेने की, आपने तो एक जगह पे पहुंचा दिया था, दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रही थी, अगर अब दुनिया की 36वीं मईशत बनने जा रही है और आप इतना डिक्लाइन कर गए हैं। एक रिपोर्ट में तो 54th भी प्रोजेक्टेड है 34, लेकिन जो थोड़ी सी रिलेटिवली बेहतर है वो बात कर रही है कि 40 के राउंड अबाउट पाकिस्तान की मईशत जाएगी 2030-34 में। दोनों सूरतों में बहुत तकलीफ दे और दुख है कि जो इतनी जो मेहनत की थी, और क्या मैं कहूँ स्टंट भी डलवा ली है नवंबर 2013 में, रातें जग के, और फिर सर्वाइकल की शो बना ली 18-19 घंटे में। वो मैं समझता हूँ कि उसको किसी को कंसोलिडेट गेन करने चाहिए थे, आने वाली हुकूमत को उसको आगे लेके जाना चाहिए था, और ताकि पाकिस्तान टेक ऑफ करता। और हम जो 2030 में 18वीं मईशत बनने की प्रोडिक्शन थी, और कनाडा की और इटली की मईशतें आपके पीछे होनी थी 19 नंबर और 20 नंबर, और आप दुनिया की प्रीमियम क्लब में बैठे होते, एक एटमी कुव्वत G20 के मेंबर,
और फिर आप लीड कर सकते थे यानी 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक को। वो अब बदकिस्मती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। तो मुझे बहुत लोगों का ये ख्याल था कि 3 दफ़ा जो रह चुका बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क एक चौथी दफ़ा होगा तो कौन सी को नहीं उसके लिए चीज़ है। लेकिन चैलेंज इतना बड़ा बन चुका था, वक्त भी कम, और फिर 5 फाइनेंस मिनिस्टर इन बिटवीन यानी डील कर चुके थे और चीज़ नहीं। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके पहले भी है कि देखिए आपने मेहनत करनी है, अपना जो भी अल्लाह ने आपको इल्म दिया है। मेरी बेसिक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है और मैं उसको हमेशा अपने इस्तेमाल में अपने मुल्क के लिए लाया हूँ। इकनॉमिक्स उसका पार्ट होता है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, ग्रेजुएशन में भी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी। वो अपने मुल्क के लिए आपने करना है, अपने मुल्क के लिए इबादत समझ के करें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है, जैसे आगे था। नहीं, लेकिन वक्त की कमी कोई चैलेंज लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए अब ज़ाहिर है यू डोंट हैव अ फुल 5 इयर्स टेन्योर। अभी जो सबसे बड़ी जो रोड मैप है वो तो ये है, जो मैं समझता हूँ सबसे पहले वो जो डिक्लाइनिंग वो कर्व जा रहा था उसको रोकना है। वो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हम काफ़ी हद तक पहले अगले 2-4 हफ्ते में वो रुक जाएगा, रुका हुआ है अभी, वो फर्दर तबाही की तरफ नहीं जा रहा। उसको फिर मोड़ना है वापस, ये है बहुत बड़ा चैलेंज 1 साल के अंदर, और उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि जहाँ 17 वाला, खासकर जब मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए 2017 में और फिर उन्होंने हुकूमत छोड़ी 3 महीने को, मैंने भी छोड़ दिया, वो पॉइंट पे जाना है जहाँ आप दोबारा 18वीं मईशत प्रेडिक्ट हों और आप बनने की पोजीशन में आ जाएं। फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है टेक ऑफ करने वाली है। तो ये एक अल्लाह करे कि हम जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे हम परफॉर्म करें, आवाम की मुश्किलात को दूर करें। लेकिन ये मुश्किलात 6 महीने की नहीं है, ये वो तबाही जो है वो 4 साल इससे ज़रा कम अरसे की है। और उसमें जैसे आपने एक सवाल किया था कि उसमें ना कोई तैयारी थी, मैंने तमाशा मुल्क के साथ लगाया और सिर्फ एक रेटोरिक अपना करप्शन। अब दुनिया ने देख लिया कि सबसे बड़े करप्ट वो साहब खुद थे, अपना कोई चीज़ नहीं उन्होंने छोड़ी। अगर यानी बदकिस्मती है कि अभी भी आज भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं दिखा सकते। सियासत तो परफॉर्मेंस में होनी चाहिए। दुनिया में पार्टीज को लोग जज करते हैं और हमारे लोग मासूम हैं, इल्म ज़्यादा नहीं है, कल्ट एक बन गया है। तो वरना तो परफॉर्मेंस कंपेयर करें ना कि आप किधर पाकिस्तान लिया था, कहाँ छोड़ा है, और हमने कहाँ लिया था, कहाँ छोड़ा है। तो वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। माशी मामलात का एक मसला ये भी तो है ना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू दीस थिंग्स, मैजिक वॉन्ड भी नहीं है, चुटकी नहीं बजती, आपको अपना वक्त लगाना है, उसका तभी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अभी आपने बात की कल्ट कहा और आपने कहा कि परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहे, सड़कों पे आपको पता है इस वक्त वो है माशी स्टेबिलिटी सियासी स्टेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। वो तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सड़कों से जो विजुअल्स जा रहे हैं वो पता नहीं क्या स्टेबिलिटी का लोग इंप्रेशन लेते होंगे। एक तो उस पर कॉमेंट कीजिएगा कि वो भी आपके चैलेंज में किस तरह ऐड कर रहा है। और दूसरा ये जो कल हुआ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वहाँ पे फायरिंग हुई, वो जख्मी भी हैं इस वक्त। इस तरह की जो एक अदम बर्दाश्त के रवैये सियासत में है, इन पर क्या कहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कल्चर पाकिस्तान का ख़राब कर दिया, जहाँ उन्होंने डिप्लोमेटिकली एक बिल्कुल तबाही कर दी है, खोखला कर दिया है। उन्होंने इकनॉमिकली पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, उन्होंने इखलाकियात में भी पाकिस्तान को खोखला कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दफ़ा किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या चीज़, आपने कहा इखलाक, दूसरी दफ़ा भी वही, तीसरी दफ़ा भी वही। वो जो इखलाक है, अब आपके बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, आपने सिर्फ उनके खिलाफ फैक्ट बेस्ड को बात करनी है, नीचे से आपको गाली शुरू हो जानी। और मैं नहीं, ये आपने देखा कि बड़े बड़े एंकर्स के साथ भी हो, सब कुछ हुआ है। तो ये सबसे बड़ा हमारा, मेरे नज़दीक जितना माशी जो नुकसानात हुए हैं, जितने डिप्लोमेटिक नुकसानात हुए हैं, जितनी पाकिस्तान आइसोलेशन हुई है, उतना ही ज़्यादा जो वैल्यूज़ इखलाकियात का जनाजा निकला है, एक तो वो है। दूसरा आपने कहा जी ये सड़कों पे, मुझे समझ नहीं आती भाई, आप अब तो वो कई कन्फेशंस कर चुके हैं, अब तो हमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मतलब वो कह चुके हैं कि वर्चुअली उनको लाया गया या उनको इलेक्शन वो जीते नहीं, जितवाया गया, जो भी कहें। लेकिन आप ये देखें कि उनकी फिलॉसफी ये है कि या मैं हूँ, अदरवाइज तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि और एटम बम गिरा दें अगर मैं नहीं हूँ तो। ना, दिस इज एक्सट्रीम सिकनेस ऑफ माइंड कि आप ये कह रहे हैं। दूसरा, आप किस चीज़ पे भी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपके खिलाफ अदम एतमाद आया है, आइन के अंदर है, आप वेट करें, आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन अगर जीतेंगे दोबारा तो आप आ जाएं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात नहीं करनी, वही पुराना रेटोरिक, वही पुराना झूठ, और साबित हो चुका है उससे कई गुना बड़े इनके जो इल्ज़ामात भी लगाते जो आज तक प्रूव नहीं हुए लोगों के खिलाफ, ये उनसे कई गुना ज़्यादा बड़े इनके ऊपर साबित हो चुके हैं।
आप तोशाखाना देख लें, आप फॉरेन फंडिंग देख लें, आप इनके पार्टी के मामला देख लें, आप इंटरनेशनल देखें कि क्या क्या इन्होंने ड्रामे किए हैं। लोग इस वक्त बेचारे फंसे हुए हैं, अमेरिका में उनके खिलाफ हो रही है लिटिगेशन और यूके में हो रही है। तो ये एक माइंडसेट जो है ना, ये बड़ा सिक माइंडसेट है, ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान। ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक हुकूमत में। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, जो बैकग्राउंड अभी आपने कहा कि इनका पूरा एक वो देख लें, पूरा एक ट्रेजेक्ट्री है उसको देख लें आप लोगों के साथ जिसके अंदर आप शामिल हैं, आपकी पार्टी की लीडरशिप में कितने नाम लोग, ख्वाजा साद रफीक हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मियाँ साहब खुद हैं, छोटे मियाँ साहब हैं, जेलों में भी रहे, कैद भी किए गए, लेके भी जाया गया, बहुत सारे केसेस अब ऐसे हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं, प्रूफ भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कुछ भी बोल रहे हैं, वो चल भी रहा है, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये आज़ाद भी घूम रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोगों का क्या राय है कि आप लोगों ने इन्हें खुला छोड़ा? ये हमारी कह लें कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कह लें, हमारी शराफत कह लें, बहुत लोग ये समझते हैं कि हमें यानी हैवी हैंड के साथ इनको डील करना चाहिए। इनको ये तो झूठे हेरोइन के मुकदमे इन्होंने बनाए लोगों पे और क्या क्या नहीं किया। और यानी जो अफसरान थे वो किसी की वीडियो चला के उसको ब्लैकमेल किया, किसी को कहा कि भाई अपना DGFIA को जो कुछ कहा कि ये करो ये करो ये करो, वो तो एक किस्म की बादशाह माइंड में माइंड सेट है ना जी कि आप ये करें। अब जो कल का वाक़या भी है वो आप देखें कि अभी तक मिस्ट्री काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। नथिंग टू डू, वो लकीली मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पकड़े गए हैं जो साहब और जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, देखिए हमने कहा कि ये जब इंस्टेंट जो था हमारी पार्टी की लीडरशिप सबका यही था, मैंने खुद भी ट्वीट किया कि ये काबिल मुज़म्मत है। जी आप लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की, कैंसिल सब की, कुछ किया, हमने कल सेशन था उसमें भी सारा कुछ होना था। बात यह है कि अब साबित हो चुका है कि एक तो ये है कि उसका कोई पॉलिटिकल लेन देन नहीं है। वो मैं कहूँगा कि ये एक अल्लाह की तरफ से गुड लक है, वरना जितना इन्होंने ये लुक्स लाइक अब लोग ये भी उंगली उठा रहे हैं कि इनकी नाकामी जो नज़र आ रही थी इनके लॉन्ग मार्च की मोबिलाइजेशन में, ये उसको भी कवर करने का, लेकिन लेट्स से कि उसको भी हम एक तरफ वो एक नैरेटिव है, दूसरा इनका है। लेकिन जो असल बात है, जो प्रूफ आ चुका है, जो कि थ्रू आउट मीडिया में फैला हुआ है, वो तो बंदा कह रहा है कि जी मैं एक रिलीजियस घराने का बंदा हूँ, वीडियो स्टेटमेंट है मेरी वो जो है मस्जिद की अज़ानें हो रही हैं और ये म्यूजिक और गाने लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा भी फंड ये नहीं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन में प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, इदारों के लोगों का नाम ले लिया जी कि ये जिम्मेदार है मुझ पर हमले ये इंतहाई घटिया हरकत है। और ये देखिए बात सुने कि इनकी अब तारीख देख लें ना, इनकी अब हिस्ट्री देख लें। झूठ बोलने में ये माहिर हैं, बदजुबानी में ये माहिर हैं, इल्ज़ामात और बहुतान लगाने में ये माहिर है, पाकिस्तान को बेड़ागर्क करने में ये माहिर हैं, पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने में ये माहिर हैं, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने में ये माहिर है। तो ये तो आपके सामने है। अभी हमें सोचना चाहिए, और जो चंद लोग इनके पीछे लगे हुए हैं कल्ट के तौर पे, उनको जागना चाहिए कि भाई आप अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे बंदे को तो यानी मैं तो हैरान हूँ कि जो भी उनके साथ चंद लोग हैं उनको देखना चाहिए, अपने हकीकत देखनी चाहिए, शवाहिद देखनी चाहिए। तो ये जो कल का वाक़या, ये तो बिल्कुल एक आइसोलेटेड वाक़या है और ये मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत है। जी अनफॉर्चुनेट तो ज़रूर है, लेकिन अब दो ग्रुप्स का, दो पॉलिटिकल पार्टीज का या पर्सनैलिटीज का कंपेयर करें, इन्होंने एकदम से ये बयान दे दिया। जी बिल्कुल। और FIR कराने की जो भी एप्लीकेशन दी, या मुझे नहीं पता कटी है कि नहीं कटी, किसको जी, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और साथ आर्मी का DGC ISI के। क्या ये इनको जेब देता है कि इस तरह की ये ड्रामे करें? 20 तरह का इलेक्शन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन था PMLN के इलेक्शन सेल का 2002, जनरल इलेक्शन 2008 2013। ये गिरते हैं, हम टीवी देख रहे हैं दफ्तर में, इलेक्शन सेल में मैं अपना काम कर रहा हूँ, साथ टीवी लगा हुआ है, ये इलेक्शन गिरते हैं। मुझे मियां नवाज शरीफ का फ़ोन आता है कि डार साहब आप अपनी मीडिया कंपेन फौरी तौर पर बंद कर दें। मियां शहबाज शरीफ उधर जाते हैं उस रात को, वो किसी जलसे में है, जून जलसा ख़त्म होता है, वो ख्वाजा साद रफ़ी के साथ इनकी खबर लेने जाते हैं। उनको नज़र आ रहे हैं अंदर डॉक्टर्स की मूवमेंट, उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं कि इजाज़त ले लें, उन्होंने कहा नहीं, उनके डॉक्टर्स कहते हैं बेहतर ना मिले तो वो वापस आ जाते हैं। मियाँ साहब जब सेट स्टेबल होती है 1-2 दिन में वो जाते हैं। मैं मतलब
आप कंपेयर करें इखलाकियात का, रवैये का, कि इनको वो और कुछ नजर ही नहीं आता। वो इससे बाहर नहीं निकले कि मैंने जो एक धांधली शुदा एक इलेक्शन के नतीजे में मैं वज़ीर आज़म बना था, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं वोट और आईनी तरीके से निकला हूँ, वो उस नुकसान को कह लें या उस जो उसके खो गया है उससे वो बाहर नहीं निकले। ही हैज़ बिकम सिक माइंडेड। अच्छा सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते, लेकिन वन लाइनर इस पे कमेंट कर दें कि ये आपको कन्फ्रंटेशन बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि वो तो अभी भी इस अस्पताल से भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैं जैसे उठ के खड़ा हुआ ये दोबारा शुरू हो जाएगा। वो तो आज ही दोबारा कह रहे थे मैं जानना चाहता हूँ, तो वो तो कैपिटल की तरफ आ रहे हैं। ये किधर ट्रांसपेरेंसी है? उनको कहाँ गोली लगी है, वो क्या है, वो डॉक्टर्स ने क्यों नहीं उनको बकायदा हर चीज दिखाई? वो दिखाएं। ये क्यों 3-4 घंटे के सफर करके तो अपनी मर्जी का मामला भी कुछ मशकूक है, जो अभी वो तो बहुत मशकूक है, हर चीज मशकूक है। ये घटिया पॉलिटिक्स हो रही है कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, एक सिंपैथी गेन की जा रही है, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है कि पता नहीं ओ भाई एक वाकया है, वो किसी भी जगह किसी के साथ हो सकता है। क्या आसन इकबाल को गोली नहीं लगी थी? क्या वो फनेटिक नहीं था? क्या इनकी गवर्नमेंट नहीं थी? क्या अजीब किस्म के तमाशे नाटक लगाए थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये घटियापन का एक रिफ्लेक्शन है। और इन्होंने आके जब आसन को जो कुछ हुआ था, कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे तो एक हिस्ट्री है, हम तो इखलाकियात, यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ बनी गाला चले गए थे, आपको याद है चौधरी निसार के साथ। तो बात ये थी कि इनका अपना एक ट्रेनिंग है, ये इनका अपना एक बैकग्राउंड है, इनकी अपनी एक सोच है। ये एक फ्रॉड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो फ्रॉड, यानी सुपर फ्रॉड अगर पर्सनैलिटी है तो वो ये एक शख्स है, और अपने आप को ये एक भरूपिया बने हुए हैं, और अपने आप को कहते हैं कि जी इनसे बड़ा कोई बेहतर आदमी नहीं है। मेरे साथ आके मनाजरा करें, मैं इनकी करतूतों को आपको लिस्ट गिनवाऊंगा कि ये क्या क्या हरकत करते रहे। मैं भी इंग्लैंड में था, ये भी इंग्लैंड में थे, मैं डायरेक्टर फाइनेंस था, ये मुफ्त बर्गर खाया करते थे लोगों के। मैं 70s की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये अपने आप को ऐसे बनाया हुआ हवा बनाया। भाई तुम्हारे पास तो घर नहीं था, तुमने तो मियां नवाज शरीफ से फ्री प्लॉट लिया, फिर उसके अपने लिए 2 लिए, उसके बाद तुमने हॉस्पिटल के लिए, फिर उसके बाद हमारी दोनों फैमिली से तुम आके बैठ के इंतजार करके डोनेशन लेते, अल्लाह के लिए दिए हैं। लेकिन ये मत बताओ कि तुम बहुत बड़ी चीज हो, तुम कुछ नहीं हो, और तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। 23 करोड़ लोगों को इससे हिसाब लेना चाहिए इस शख्स से। लेकिन ये एक डिसेंसी होती है भाई, दुनिया में सियासत होती है, लोग अपने इश्यूज पे बात करते हैं, परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, बट पैटीनेस पे नहीं आते। ये तो आप तो गाली गलोच, चोर, डाकू, आपको साबित हो गया कि आप किसने फ्रॉड किए हैं पाकिस्तान के साथ। आपकी हिस्ट्री बन गई है, आप इससे नहीं निकल सकते, ये साबित हो चुकी है सब चीजें। बिल्कुल ठीक है, वक्त हो गया, वरना कुछ इकोनॉमी के मजीद स्ट्रक्चरल इशूज थे, उन पे भी खूब ख्वाहिश थी आपसे बातों को भी आपसे फिर वक्त लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।